नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अध्याय 1 में जो है कि आप लोग अपने किताब में देखिए संविधान। आपने पिछली कक्षा में देखा कि भारतीय संविधान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आपने यह भी जो है देखा कि हमारा जो संविधान है, ये भारत का संविधान, ये विश्व का सबसे बड़ा और लिखित जो है संविधान है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। यह कई वर्षों के संघर्ष आंदोलनों और राष्ट्रीय चिंतन का जो है परिणाम है। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही भारत के राजनीतिक जो है कि स्वरूप का के बारे में काफी विचार किया था। ठीक है, भारत के राजनीतिक स्वरूप के बारे में काफी विचार किया था। जब भारत गुलाम था, यानी औपनिवेशिक भारत जब था, गुलाम जब था, अंग्रेजों के शासन के अधीन था, तो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से हर नागरिक त्रस्त था, है ना। हर लोग जो है कि परेशान था और सोचता था कि जब भी भारत का जो है भारत स्वतंत्र होगा तो हम लोग जो है एक अपना अलग कानून बनाएंगे और उसके द्वारा शासित होंगे। अतः स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि इस देश में राष्ट्र का स्वरूप लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। लोकतांत्रिक यानी जनता जो बोले, लोक का तंत्र होना चाहिए। लोक माने जन समुदाय और उसका शासन, लोगों का शासन होना चाहिए। ये महसूस किया लोगों ने, राजनेताओं ने, है ना, ताकि सरकार में आम लोगों की सहभागिता हो, आम लोग की सहभागिता सरकार में हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव रहित समाज के निर्णय की आशा की जाती है, जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, हर नागरिक समान होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने, ये रहा फोटो इनका, है ना, भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने जो है ये प्रारूप समिति के, संविधान निर्माण के जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके ये अध्यक्ष थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के कौन कौन से आयाम हैं। तो इसमें सबसे बड़ा ये है कि हमारा संविधान जो है ये संघवाद है यहाँ पर, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था है। यानी एक साथ जो है कि एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती हैं। हमारे देश में केंद्र सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं और स्थानीय स्तर की भी सरकार एक साथ काम कर रही है। पिछली कक्षाओं में हमने राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के बारे में अध्ययन किया था। राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के स्तर की सरकार। स्थानीय स्तर में कौन होते हैं? हमारे मुखिया होते हैं, गाँव के मुखिया होते हैं, पंचायत में वो जो है कि सरकार चलाते हैं। जबकि राज्य में जो है मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र में जो है कि प्रधानमंत्री जो है प्रमुख होते हैं मंत्रिमंडल के, उनके द्वारा शासन किया जाता है। भारत में सभी स्तर की सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर फैसला लेने का स्वायत्त प्राप्त है ना, अधिकार है स्वायत्ता का। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि लेकिन कानून जो बनाता है, कानून बनाने का अधिकार जो है केवल जो है केंद्र को है और राज्य सरकार को है। ये जिन मुद्दों पर कानून बना सकते हैं उसके लिए संविधान में 3 अनुसूची दी गई है, 3 सूची दिया गया है। ठीक है, एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है सुरक्षा, वित्त और संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व एवं राष्ट्रीय सामरिक की वस्तुओं को रखा गया है। इसमें जिन विषयों पर चर्चा की जाती है उसमें जो है कि लगभग 97 जो है कि चिन्हित विषय हैं, लेकिन अभी ये वर्तमान में लगभग 99 हो गया है विषय। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार इतने विषयों पर कानून बना सकती है, जिसमें प्रमुख जो है सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय महत्व का चीज़, अर्थव्यवस्था का चीज़, वित्त का मामला हो या संचार पद्धति हो, संचार का माध्यम हो, उस पर जो है भी जो भी कानून बनाए जाते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची में जो विषय आते हैं उसमें जो है मुख्य है भूमि, कृषि और पुलिस। ये जो है कि आते हैं कि पुलिस विभाग का काम काज कैसा चलेगा, ये जो है कि राज्य सरकार तय करती है। कृषि जो है कि अपने राज्य में कैसा होगा, कृषि के कौन कौन से साधन होंगे, कैसे उसको करना है ना, फसल का उत्पादन से लेकर जो है प्रबंधन तक का जो है सारा नियम कानून जो है कि राज्य सरकारें बनाती हैं। भूमि के विषय में राज्य सरकारें बनाती हैं राज्य में, जिस पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है। परंतु कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिस पर राज्य और केंद्र दोनों जो है कि कानून बनाते हैं, ऐसे विषय को समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत ये कौन कौन से चीज़ आते हैं समवर्ती सूची में? जिसमें है शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये प्रमुख हैं। ये इस पर जो है जैसे शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होती है, उसको बाद जो है कि वो राज्यों में भी उसको लागू किया जाता है। होता क्या है कि जिस प्रकार दोनों सरकारें कानून बनाती हैं इस पर, तो इस सूची में जो है कि अगर
किसी में जो है कि काफ़ी मतभेद हो गया। मान लो शिक्षा का जो है कि अधिकार लागू हुआ, भारत सरकार ने उसको मान्यता दे दी, लेकिन राज्य सरकार में थोड़ा-सा जो है खिचपिच चल रहा है कि नहीं, इसको जो है हम लोग थोड़ा-सा अलग जो है कि ये करेंगे। तो ऐसे में जो है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच अगर कुछ तनातनी होता है, मतभेद होता है, तो इस पर जो है जो केंद्र जो कानून बनाता है वो सर्वोपरि होगा, मान्य वही होगा। लेकिन यदि जो है कि राज्य सरकार अगर उसको जो है कि राष्ट्रपति के से जो है कि उसको राष्ट्रपति से अप्रूवल ले लेता है। देखो, राज्य द्वारा बनाए गए कानून में अगर राष्ट्रपति अपनी हस्ताक्षर कर देता है, तो यह कानून जो है उस राज्य के लिए मान्य हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मतभेद होने पर क्या होगा, केंद्र सरकार जो बनाएगी उसी को मानेंगे। लेकिन अगर राज्य सरकार जो है राष्ट्रपति से जो है कि हस्ताक्षरित करा लिया उस कानून पे, तो वही मान्य होगा उस राज्य के लिए, है ना? अब हम लोग देखते हैं आगे कि भारत के सभी लोगों को इस कानून और नीतियों का पालन करना होता है। जो कानून बन जाता है उसको जो है कि भारत के सभी लोग जो है कि इसको मानते हैं। ऐसा नहीं कि ये हम मानेंगे, है ना, और ये नहीं मानेगा, सब लोग मानेगा उसको। प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं संसदीय शासन पद्धति क्या है। संसदीय शासन पद्धति में हम लोग देखते हैं, हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति लागू है, इसको अपनाया गया। संसदीय शासन पद्धति का वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर के पूरा मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होता है। कार्यपालिका को शक्ति विधायिका से प्राप्त होती है। कार्यपालिका को कहाँ से शक्ति मिलता है? विधायिका से। विधायिका जो है कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह व्यवस्थापिका से प्राप्त होता है तथा यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक जो है अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होता है। मंत्रिपरिषद के हाथ में होता है और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता ही जो है प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ठीक है, हम लोग इलेक्शन में जो है कि सांसद चुनते हैं, सांसद चुन के जब लोकसभा में जाते हैं तो वहाँ पे लोकसभा में उसका बहुमत दल का नेता चुना जाता है, और जो नेता चुना जाता है वही प्रधानमंत्री होता है, और वो जो है कि राष्ट्रपति के नाम पर जो है कि वास्तविक रूप से शासन करता है। एक्चुअल में उसका जो है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है ना। लेकिन वास्तविक रूप से जो है कि इसकी शक्ति मंत्रिमंडल को मिला हुआ रहता है। प्रधानमंत्री जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अध्यक्ष हो सकता है, दोनों का सदस्य हो सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना। अब हम लोग यहाँ पे हैं कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, है ना। हमारे यहाँ जो है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। इसके तहत जो प्रावधान है इसको हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, यानी कि बिल्कुल किसी तरह का जो है कि पक्षपात नहीं किया जाता है इसमें। स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय है कि उसके कार्यक्षेत्र में किसी भी बाहरी शक्ति या किसी भी सरकार का या अन्य अंगों का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है ना। इसी प्रकार इसकी निष्पक्षता का भी मतलब है कि न्यायपालिका किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करेगी। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, निम्न है ना। इसको हम लोग देखते हैं। देखो, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसको पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है ना। इसको पदमुक्त नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। इसके लिए जो है कि क्या होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल जो है कि उसके न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है ना। महाभियोग अध्यादेश कौन लाता है? मंत्रिमंडल लाता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधीन जो कर्मचारी जो नियुक्त होते हैं, जो कर्मचारियों की नियुक्ति होती है और उनकी सेवा शर्त जो का निर्धारण जो होता है वह जो है उसी संबंधित न्यायालय का होता है ना। यानी कि अगर उच्चतम न्यायालय में कोई कर्मचारी जो है कि नियुक्ति हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय का ही जो है कि उसका सेवा शर्त मान्य होगा, वहीं से निर्धारण होगा, उच्चतम न्यायालय से ही। उच्च न्यायालय का अगर कोई पदाधिकारी कर्मचारी जो है नियुक्त हो रहा है तो उसका सेवा शर्त वगैरह जो है कि सारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा ही तय किया जाएगा। इसमें सरकार का या संसद इस विषय में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ ठीक है। अब अगला जो है कि न्यायाधीश जो है पदमुक्त होने के बाद, जब न्यायाधीश जो है रिटायर करता है,
नियुक्ति कौन करता है न्यायाधीशों की? राष्ट्रपति करता है। जब वो रिटायर होता है तो सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता, या सरकार या जिस कोर्ट से वो रिटायर किया है उस कोर्ट में वकालत भी नहीं कर सकता है ना? हालाँकि आजकल जो है इस प्रावधान का जो है काफ़ी उल्लंघन हो रहा है ना? इस प्रावधान का काफ़ी उल्लंघन हो रहा है। पदमुक्त न्यायाधीशों को भी जो है मंत्री बना दिया जा रहा है, राज्यपाल बना दिया जा रहा है एवं विभिन्न आयोगों का अध्यक्ष भी बना दिया जा रहा है। ये सब जो है बिल्कुल गलत हो रहा है। ये संविधान का जो है कि उल्लंघन है, इसको मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? अब जो है कि न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन कहाँ से होता है? न्यायाधीश का वेतन कहाँ से होता है, या कर्मचारी वहाँ जो मौजूद हैं उनका वेतन जो है अन्य सरकारी कर्मियों की तरह जो है संचित निधि से देय होता है। संचित निधि, हम लोग जब संचित निधि पर आएँगे, निधि का जो है कि बात करेंगे, तब जो है इसको अलग से, अभी यहाँ पे केवल संचित निधि ही जानिए, है ना? कि सरकार जो टैक्स लेती है उसी से जो है कि इसका वेतन होता है। लेकिन संसद जो है इस विषय पर मतदान नहीं कर सकता है।